न्यूक्लियस नर्सिंग, जहां हम चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप ईसीजी को ईजिली कैसे पढ़ सकते हैं। मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, क्योंकि बेसिकली हमारे पास नर्सेज और जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है मोस्टली फ्रॉम देयर पीपल अराउंड देम कि यार ये ईसीजी पढ़ के दिखा दो, ये ईसीजी में देख के बता दो कि क्या चीज़ सही है नहीं है, एंड दैट दीज टाइप ऑफ थिंग्स ना। तो हम मोस्टली जो है हमने पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें चीज़ें याद नहीं रहती कि हमें किस तरीके से ईजिली ईआर में अगर आप काम कर रहे हैं तो ईसीजी को क्या स्टेप्स हैं जिनको देख के आपको ये पता चल सकता है कि इधर दिस ईसीजी इज़ नॉर्मल और नॉट। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, आज मैं इन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, एंड अगर नोट पेन है तो वो ले लो, अगर पीपीटी चाहिए तो वो भी मैं एंड में बता दूंगा कि आपको पीपीटी किस तरीके से मिल सकती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। आज हम बात करेंगे दीज आर अवर बुलेट पॉइंट्स, या जो हमारे स्टेप्स हैं जिनको गो थ्रू करके हमने ईसीजी को पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन, देन वी हैव रिदम, रेट, एक्सिस डेविएशन, देन वी विल लुक टुवर्ड द पी वेव, पी आर इंटरवल, क्यू वेव, क्यू आर कॉम्प्लेक्स, एस टी सेगमेंट, टी वेव एंड क्यू टी इंटरवल। इन सारी वैल्यूज़ को देखना है कि ये नॉर्मल कैसे होती हैं और इनके अंदर कोई डेविएशन आता है तो उसका क्या मतलब होता है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो लेकिन मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखिएगा कि मैं आज जो है इस सारी चीज़ों के बारे में जो बात कर रहा हूँ आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स पता नहीं है तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आने चाहिए कि क्यू वेव क्यों बनती है, पी वेव क्यों बनती है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अगर आपको बेसिक नहीं पता तो ऊपर आइकन में आपको एक वीडियो नज़र आ रही होगी, बेसिक्स ऑफ ईसीजी, तो जाके पहले वो वीडियो देख लें और आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईसीजी पेपर के ऊपर जो बॉक्सेस बने होते हैं उन बॉक्सेस का मतलब क्या होता है। अगर आपने कभी भी गौर से देखा हो तो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, एक बड़े से बॉक्स होते हैं और इस तरह का पैटर्न होता है हमारे पास। तो ये बॉक्सेस क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स होता है उसकी जो हाइट होती है दैट इज़ 1 मिलीमीटर, और जो उसकी विड्थ होती है वो रिप्रेजेंट करती है टाइम को। अब वो टाइम हमारे पास क्या होता है, 0.04 सेकेंड। अगर हम मुझे ये 0.04 सेकेंड वाली वैल्यू जो है वो याद रखना मुश्किल रखता है, तो इसलिए मैं उसे मिली सेकेंड में याद रखता हूं, दैट इज 40 मिली सेकेंड। ठीक है, आप दोनों जैसे आपको इजी लगे वैसे आप याद रख सकते हैं। देन 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो मिलके हमारे पास एक बिग बॉक्स बनाते हैं या बिग स्क्वायर बनाते हैं। उस बिग स्क्वायर का हमारे पास जो लेंथ होती है दैट इज 5 मिलीमीटर। ठीक है, या आप उसको 0.5 जो है मिली वॉट में भी देख सकते हैं। एंड जो उसकी विड्थ है वो हमारे पास होती है 0.20 सेकेंड, और हमारे पास 200 जो है वो मिली सेकेंड होता है। ठीक है, यह हमारे पास विड्थ है एक बिग बॉक्स की। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बेसिकली हमारे पास जो पूरा ईसीजी का गेम है ना वो इन्हीं बॉक्सेस के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कि क्या कहते हैं ईसीजी की जो पेपर की स्पीड होती है वो कितनी होती है। नॉर्मली जो यूज़ की जाती है या जो स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज़ 20 मिली सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब है कि एक सेकेंड में जो ईसीजी की जो रिदम है वो 5 बिग बॉक्सेस को या बिग स्क्वायर्स को पास अवे कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। जब भी आपके पास ईसीजी का पेपर आए तो सबसे पहले ये चीज़ देखें। ठीक है, देन वी हैव ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन। ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन से आपको पता चलता है कि आपकी ईसीजी ठीक है या नहीं, मतलब ईसीजी सही की गई है या नहीं। अगर ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन पे आपकी ईसीजी नहीं पूरी उतर रही तो वहीं आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईसीजी सही नहीं है, ईसीजी को रिपीट करवाने की ज़रूरत है। तो हम अब देखते हैं कि ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन में आप ये ईसीजी के स्टार्ट में, हर लीड के स्टार्ट में देखें एक इस तरीके का बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ये बॉक्स होता है हमारे पास ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन। सो लेट्स लुक कि इसमें नॉर्मल क्या है और डेविएशन क्या होता है। तो आप एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर कि हमारे पास जो फर्स्ट ए आप देख रहे हैं, पहले हम नॉर्मल की बात कर लेते हैं। लुक एट द सी, जो हमारे पास ये बॉक्स है दैट शुड बी 10 mm के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास 2 बिग स्क्वायर्स को कवर करे, और जो हमारे पास इसकी विड्थ है वो 5 स्मॉल स्क्वायर्स को जो है वो कवर कर रही है। ये हमारे पास एक नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, अगर
अब आप ए और बी को देखें, ए में हमारे पास क्या है, वो 3 बिग स्क्वायर्स तक जा रहा है, और बी में हमारे पास जो है वो एक ही बिग स्क्वायर को जो है बिग बॉक्स को या बिग स्क्वायर को जो है वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास गलत हैं। जैसे ही आपके पास ईसीजी आई, आपने ये चीज़ देखी गलत है, जिसने भी ईसीजी की है आप उसको कहीं रिपीट करें, या फिर आप खुद ही कर रहे हैं एज ए नर्स तो आप उसे रिपीट करें। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। सो देन वी हैव रिदम। रिदम हमारे पास, अब एक तो आपको ईसीजी के ऊपर लिखा हुआ भी मिल जाता है, लेकिन आपको खुद कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। याद रखें, मोस्टली चीज़ें हम यहाँ पे फोकस करेंगे लीड 2। जैसे आपको ऊपर लीड 1 2 3 दिया होता है, और इस टाइम हमारे पास चेस्ट स्लीव्स होती हैं, और बीच में हमारे पास जो AVF AVR और AVL, इन लीड्स में आपने रिदम नहीं काउंट करना है। जो नीचे आपको लीड 2 का एक पूरा पैटर्न दिया होगा ईसीजी के ऊपर, उस पे आपने रिदम को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताता हूँ। रिदम को बेसिकली आपने क्या करना है कि एज यू कैन सी, जो मैंने ईसीजी की स्ट्रिप दी हुई है यहाँ पे, कि वहाँ पे हमारे पास जो है एक आर वेव से दूसरे आर वेव तक जो बीच में बिग बॉक्सेस हैं उन्हें काउंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने जो ग्रीन एरोज बनाए हुए हैं, इन एरोज को काउंट करें तो 1 2 3 4। ठीक है, दीज आर 1 2 3 4, यह आ गया। नेक्स्ट काउंट करें, नेक्स्ट आर से आर वेव तक करें। अब जो दूसरे ब्लू वाले हैं 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते जाएं। अगर ये सारे नॉर्मल हैं तो हम कहेंगे कि रेगुलर रिदम है। अगर ये नॉर्मल नहीं है, यानी कि आर और आर के वेव के बीच में जो बिग बॉक्सेस हैं वो कहीं पे 5 आ रहे हैं, कहीं पे 4, कहीं पे 3, तो हम इसे इर्रेगुलर काउंट करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास रेट में रिदम में जो अगली चीज़ आ जाती है, एक तो हमने बात की रेगुलर में हमारे पास अगर बिग स्क्वायर्स आर वेव्स के बीच में इक्वल हैं तो हम उसे रेगुलर काउंट करेंगे। लेकिन अगर बिग स्क्वायर्स आर वेव के बीच में इक्वल नहीं है तो वी विल कॉल इट इर्रेगुलर। अब इर्रेगुलर में हमारे पास दो टाइप आती हैं। द फर्स्ट वन इज रेगुलर इर्रेगुलर रिदम। रेगुलर इर्रेगुलर रिदम में आपके पास क्या होगा कि आपके पास हर क्यूआर कॉम्प्लेक्स को एक पी वेव फॉलो कर रहा होगा, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो है मतलब कर रहा होगा, लेकिन जो आर वेव्स के बीच में बिग बॉक्सेस का डिफरेंस है वो फॉलो नहीं कर रहा होगा, वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, इर्रेगुलर। जबकि इर्रेगुलर रिदम हमारे पास क्या होता है कि एक तो बिग बॉक्सेस का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। बिग बॉक्सेस का जो यहाँ पे डिफरेंस है ना, दैट इज बेसिकली अ डिस्टेंस बिटवीन आर एंड आर वेव्स, कि एक आर और आर वेव के बीच में जो डिस्टेंस है वो अलग है, दूसरी आर वेव के बीच में जो डिफरेंस है वो अलग है। अलॉन्ग विद दैट हर क्यूआर कॉम्प्लेक्स को कोई पी वेव फॉलो नहीं कर रही, मतलब देयर इज अ मिसिंग ऑफ पी वेव्स बिटवीन बिफोर द क्यूआर कॉम्प्लेक्स इन सम क्यूआर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर। यहाँ पे दो चीज़ों में डेविएशन आ रहा है, तो आपको यहाँ से रिदम के बारे में पता चल गया। देन वी हैव रेट कैलकुलेट करने का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जो पहले आपने रिदम के लिए बिग स्क्वायर्स को कैलकुलेट किया था वही बिग स्क्वायर्स लेंगे एंड डिवाइडेड विद 300। देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स या लार्ज बॉक्सेस, उससे आप डिवाइड करें, आपके पास रिदम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखना है, अगर लार्ज स्क्वायर्स हमारे पास 3 से कम है या 3 पे हैं तो योर पेशेंट इज टैकीकार्डिक, डायरेक्ट आप वो कर लें। और अगर आपका जो है वो ये लार्ज स्क्वायर्स जो है वो 5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं तो उसे आप एज्यूम कर लें कि आपका पेशेंट जो है ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने आपको रेट कैलकुलेट करने का मेथड बताया है, दिस इज फॉर रेगुलर रिदम। अगर आपका रिदम इर्रेगुलर है तो देन व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ आर वेव्स को कैलकुलेट करना है इन 30 बिग स्क्वायर्स के। 30 बिग स्क्वायर्स में नंबर ऑफ आर वेव्स कितनी आ रही हैं और फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास इर्रेगुलर रिदम का जो है हमारे पास वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, रेट। देन वी हैव एक्सिस डेविएशन। एक्सिस डेविएशन हमारे पास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि उसे देखते कैसे हैं और उसकी डेविएशन का मतलब क्या होता है, लेकिन इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट दैट तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक्सिस डेविएशन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो आर और टी वेव है वो पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है। इसको देखते हैं हम जो है क्या कहते हैं, दो लीड्स के अंदर, लीड 1 के अंदर एंड AVF के अंदर। तो उसके अंदर आपने देखना है कि दोनों पॉजिटिव हैं या
नहीं। देखने का तरीका क्या है, अगर दोनों अपवर्ड जा रही हैं तो हम उसे पॉजिटिव कहेंगे, अगर वो इन्वर्ट हैं नीचे की तरफ हैं तो हम उसे नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये कॉलम है, इस कॉलम से आपने देखना है अगर हमारे पास लीड 1 और AVF दोनों में पॉजिटिव आ रही हैं RS वेव्स तो हम इसे कहेंगे नॉर्मल एक्सिस। अगर लीड 1 में नेगेटिव है और लीड 2 में भी हमारे पास नेगेटिव है तो हम इसे कहेंगे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। अगर लीड 1 में हमारे पास पॉजिटिव है और AVF में हमारे पास नेगेटिव है देन इट इज़ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और अगर हमारे पास लीड 1 में जो है नेगेटिव है एंड लीड AVF में जो है हमारे पास पॉजिटिव है देन इट इज़ राइट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हमारे पास रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट को, जो है एक्सिस डेविएशन रिप्रेजेंट करता है राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट को, और एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये आप फिंगर टिप्स पे याद रखेंगे तो बहुत जल्दी आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। देन वी हैव पी वेव। पी वेव हमारे पास जो है हमें सबसे पहले देखना होता है पी वेव का हर QR कॉम्प्लेक्स जो है वो पी वेव को फॉलो कर रहे हैं, जो हमने रिदम में देख लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पी वेव का ड्यूरेशन क्या है। नॉर्मल ड्यूरेशन जो हमारे पास होता है 2.5 to 3 स्मॉल स्क्वायर्स में हमारे पास जो है वो पी वेव कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसकी वर्टिकल हाइट जो है वो लेस देन 2.5 mm इन लिम्ब नीड्स एंड लेस देन 1.5 इन चेस्ट नीड्स। ठीक है, देन AVR के अंदर हमारे पास जो पी वेव है वो हमारे पास जो है वो विल बी शेप, मतलब ये आप AVR के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास वो थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ है, इस तरीके से है। ठीक है, और जो हमारे पास लीड V1 है उसके अंदर हमारे पास ऐसे लग रहा है जैसे S है, तो दीज आर नॉर्मल पी वेव्स। ठीक है, देन वी हैव PR इंटरवल। PR इंटरवल हमारे पास नॉर्मली जो है वो 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल होना चाहिए और वी कैन सी 120 to 200 मिली सेकेंड्स। रिमेंबर एक स्मॉल बॉक्स हमारे पास 40 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ 3 बॉक्सेस जो है वो हमारे पास नॉर्मल होते हैं तो 3 बॉक्सेस को 40 से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी 120 मिली सेकेंड। ठीक है, तो वो नॉर्मल है। शॉर्ट पी इंटरवल इंडिकेट क्या करता है, वो इंटरवल करता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम को और लॉन गैंगोन लिवियन सिंड्रोम को। देन वी हैव प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। प्रोलॉन्ग के मतलब अगर वो जो लिमिटेड टाइम दिया हुआ है उससे भी ज़्यादा जा रहा है देन इट रिप्रेजेंट फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एंड मोर्बिड टाइप 1 हार्ट ब्लॉक। ठीक है, देन वी हैव क्यू वेव। क्यू वेव नॉर्मली जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर उसके अंदर चेंज आ रहा है यानी वो जो डीप है दैट इज़ डीप 2 मिलीमीटर से ज़्यादा डीप है एंड 1 मिलीमीटर से ज़्यादा वाइड है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास देयर इज़ सम पैथोलॉजिकल चेंज। ठीक है, और ये अगर हमारे पास ये चेंजेस जो है वो पैथोलॉजिकल चेंज है और इसके साथ साथ अगर आपको MI लग रहा है तो फिर आपको V1 और V2 को भी कंपेयर करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे याद रखना कि MM क्या होती है, हाइट। ठीक है, मैंने बताया था कि एक स्मॉल स्क्वायर जो होता है उसकी हाइट 1 mm होती है। ठीक है, तो अब वहाँ से आप देख लें कि अगर यहाँ पे 2 mm है यानी वो जो क्यू वेव है वो 2 क्या कहते हैं या 3 स्मॉल बॉक्सेस तक जा रही है, तो दैट रिप्रेजेंट कि वो कोई ना कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं। देन वी हैव QR कॉम्प्लेक्स। QR कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्सेस, या फिर हम कह सकते हैं 80 to 100 मिली सेकेंड। ठीक है, ये दोनों पैरामीटर्स हैं, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपको ईजिली याद रहती है। ठीक है, अगर हमारे पास नैरो QR कॉम्प्लेक्स है यानी जो मैंने बताया कि इतने बॉक्सेस में कवर होना चाहिए लेकिन वो उससे भी शॉर्ट बॉक्सेस में कवर हो रहा है, तो दैट रिप्रेजेंट सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एट्रियल फाइब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर। ठीक है, और अगर हमारे पास ये वाइड आ रहा है तो दैट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, देन वी हैव ST सेगमेंट। ST सेगमेंट हमारे पास या तो एलिवेट होगा या डिप्रेस होगा। अगर वो एलिवेट होता है तो दैट रिप्रेजेंट एलिवेट में हमारे पास भी दो चीज़ें हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कॉन्वेक्स है तो वो इंडिकेट करेगा MI को और कॉन्केव है तो वो इंडिकेट करेगा पेरिकार्डाइटिस को, और हाइपरकैलीमिया में वो हमारे पास एलिवेट होगा। डिप्रेस हमारे पास कब होता है, हाइपोकैलीमिया में और क्रोनिक स्टेबल एंजाइना के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडीशन है। देन हमारे पास MI जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है, तो लीड्स के थ्रू आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी जगह पे MI हो रहा है। तो अगर हमारे पास लीड 2, 3 और AVF के अंदर चेंजेस आ रही हैं, एलिवेशन आ रही है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा इंफीरियर वॉल को। लीड 1 AVL और V5 और V6 में चेंजेस आ रही हैं, दैट रिप्रेजेंट लेटरल वॉल MI, और AVR और V1 और V2 में आ रही है दैट इज सेप्टल वॉल, एंड V3 एंड V4 रिप्रेजेंट करते हैं इंटीरियर वॉल को। नाउ वी हैव टी वेव। टी वेव हमारे पास स्टॉल जो है वो
तीन कैटेगरीज में हम इसे रखते हैं, दैट इज़ हाइपर एक्टिव, टॉल हाइपर एक्टिव एंड टी वेव इन्वर्जन। हाइपर एक्टिव जो होती है तो वो हमारे पास इंडिकेट करती है एमआई को, और टॉल हाइपर एक्टिव जब होती है दैट इंडिकेट हाइपर कैलीमिया को। अब हाइपर एक्टिव और टॉल हाइपर एक्टिव में फ़र्क क्या होगा? जो हमारे पास हाइपर एक्टिव टी वेव होगी वो टॉल होगी, मतलब अपने नॉर्मल ड्यूरेशन से वो लंबी होगी, लेकिन वो आर वेव से शॉर्ट होगी, लेकिन आर वेव से वो ऊपर नहीं जा रही होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास टॉल हाइपर एक्टिव होती है वो टॉल इतनी टॉल होगी कि वो आर वेव से भी ऊपर जा रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वो है जिससे आप याद रख सकते हैं। देन वी हैव टी वेव इन्वर्जन। टी वेव इन्वर्जन हमारे पास इंडिकेट करता है हाइपोकैलीमिया को, और उसके अलावा ये एमआई के अंदर भी देखा जा सकता है इन बोथ एसटी एलिवेटेड एंड नॉन एसटी एलिवेटेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है दैट इज़ 9 to 11 स्मॉल स्क्वायर्स, जो कि ऑलमोस्ट जाता है 360 to 400 मिली सेकेंड। क्यूटी इंटरवल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू कैल्शियम आयंस। इट्स मीन कि अगर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा तो कैल्शियम आयन मतलब डिक्रीज हैं, और अगर क्यूटी इंटरवल जो है वो मतलब शॉर्ट है, नैरो है, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो कैल्शियम आयन है वो इंक्रीज़ है। तो अगर हमारे पास प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है तो वो इंक्रीज़ करता है डिक्रीज कैल्शियम को और टेटनाई को, और नैरो क्यूटी इंटरवल रिप्रेजेंट करता है विटामिन D3 डिटॉक्सिकेशन को, कार्सिनोमा ब्रेस्ट को, और पैराथायराइड एडिनोमा को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने कितने आसान तरीके से हमने ECG को पढ़ना सीखा है। तो आप देख सकते हो कि देयर आर टोटल 11 स्टेप्स हैं, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इमीडिएटली चीज़ें याद हो जाएंगी, और उसके बाद आप जो है चीज़ों को लेके चल सकते हैं, और अपने क्लिनिकल एरिया पे यू कैन प्रूव कि यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन प्लीज़ इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो और आपको मेरा कंटेंट समझ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। दैट इज़ अ थिंग जो आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, और सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वेल दैट्स एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।